बेटे ने शहर क्या बुला लिया? तुम तो पागल हुए जा रही हो। और ये क्या, सारा गांव ही साथ में बांध कर ले जाएगी क्या? प्रभाकर जी ने अपनी पत्नी शांति जी को सामान बांधते हुए देखा तो आश्चर्य से बोले, हाँ जी, ले तो जाऊंगी ही। अपने बेटे से मिलने पहली बार शहर जो जा रही हूँ। और ये सब उसकी पसंद के लड्डू और सूजी की मठरियाँ और आम का अचार है। ये बेसन की नमकीन सब लेकर जाएंगे। और वहाँ मसाले शुद्ध थोड़े ना मिलते होंगे। महीने 2 महीने के मसाले भी बांध लिए। 2 किलो बड़ियाँ और ये आलू के पापड़, साथ में गांव का देसी घी। बेटे बहू हैं, शुद्ध खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। पता नहीं उन्हें शहर में कुछ मिलता भी होगा या नहीं। फिर अभी नई नई गृहस्थी बसी है। मुझे जो भी सामान समझ में आया मैंने बांध लिया। अब आप मत रोकिए। मेरे बेटे और मेरे बीच में आने का आपका कोई हक ही नहीं है। मैं तो कितना रोई थी, पर आपने मेरी सुनी ही नहीं, शहर पढ़ने भेज दिया। अब तो अमन वहीं का होकर रह गया है, गांव भी नहीं आता। महीनों पहले ब्याह करके गया था, बहू को साथ ही ले गया। एक दिन भी मेरे पास न छोड़ा। बेटी ना थी तो क्या हुआ, मैं बहू से लाड़ नहीं लड़ाती। शांति जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो भावुक हो गई। प्रभाकर जी ने संभाला और बैठाया। इतना दुखी क्यों होती हो? मैं तो कब से उसे बुला रहा था, पर उस दिन वो पहली बार बोला कि आप ही रहने आ जाइए। उसे तो समय नहीं है, नौकरी भी तो करनी है। आजकल की नौकरी घर परिवार रिश्तों और भावनाओं से ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। काम भी तो उसी से चलता है। शहर के खर्चे भी तो बहुत होते हैं। अब तू सामान बांध ले, फिर ना कहना कि कुछ छूट गया है। और हाँ, वहाँ पहनने के लिए कुछ अच्छी साड़ियाँ भी रख लेना। बहू भी तो पढ़ी लिखी नौकरी वाली है, उसके सामने तो कुछ कम नहीं लगनी चाहिए। अरे बहू से कैसी होड़, वो तो मेरी बेटी जैसी है। कमियाँ ज़्यादा क्या होता है, अब उसके जैसी तो सुंदर नहीं लग सकती। वो तो जाने क्या क्या पहनती है। और ये कहकर शांति जी हंसने लगती है। कितना छोटा था हमारा अमन, और अब बहू भी लेकर आ गया। आपको याद है शादी के कितने सालों बाद वो हुआ था? मैंने मंदिर जाकर कितनी प्रार्थनाएं की थी, पूजा पाठ टोना टोटका जो जिसने बोला वो किया था। कितने इंतजार के बाद मेरी गोद हरी हुई थी, पर वो बड़ा कमज़ोर पैदा हुआ था। डॉक्टर ने भी कहा था अच्छे से देखभाल करनी होगी, बच्चा बड़ा ही कमज़ोर है। उसके रोज़ सुबह शाम मालिश करती थी ताकि हड्डियाँ मजबूत हो जाए और वो चलने लगे। कितनी मुश्किल से चलने लगा था और बोली भी नहीं आई थी। हर काम उसका देरी से हुआ था। ईश्वर ने एक ही संतान दी, पर उसे भी मुश्किल से पालना पड़ा। जब अमन बड़ा हुआ तो पढ़ने में तेज निकला, कक्षा में पहला नंबर आता था। सब कहते अमन बहुत बड़ा बनेगा, और आज बड़ा होकर बड़ी सी नौकरी करने लगा है। पत्नी भी अपनी पसंद की लाया है, पर देखा ना बहू को, हमारे पैर भी ना छुए। थोड़ी आजकल की ज़माने की है, मुझसे तो बात भी ज़्यादा ना हुई थी। बस हाँ में हाँ और ना में ना कर देती थी। हाँ, पर शादी के तीसरे दिन तो दोनों चले गए थे। नौकरी जो करनी थी, मन भरकर देखा भी नहीं। मैं तो काम में ही उलझी हुई थी। अब छोड़ो ना, क्या पुरानी बातों को लेकर बैठ गई। अब घर इतने दिनों बंद रहेगा तो उसे भी संभाल कर जाना है। तभी मोबाइल में घंटी बजती है। उसे सुनकर शांति जी खुश हो जाती है। सुनो जी, लगता है अमन का फ़ोन है। वो लपक कर उठा लेती है। हाँ बेटा, कैसा है? तूने खाना खा लिया क्या? क्या माँ, हर बार एक ही सवाल। मैं क्या कोई बच्चा हूँ जो आप मुझे खाने की पूछ रही हो? मेरी बाबूजी से बात करवाओ।
बाबूजी, उस खेत का क्या हुआ? आपने सौदा किया या नहीं? अब शहर में मुझे अच्छी सोसाइटी में फ्लैट लेना है, तो जल्दी पैसा चाहिए। डाउन पेमेंट भी देना होगा। आप जल्दी से खेत का सौदा कीजिए। वैसे भी अब उसमें पहले की तरह फसल होती कहाँ है। और गुस्से में उसने फ़ोन रख दिया। अमन क्या कह रहा था? शांति जी ने उन्हें झकझोरा तो वो संभल कर बोले, हाँ, कह रहा था सारा सामान अच्छे से पैक कर लेना। सफ़र के बीच के लिए भी खाना रख लेना। ट्रेन में अच्छा खाना मिलता नहीं है। माँ बाहर का खाएगी तो उनका पेट खराब हो जाएगा। प्रभाकर जी ने बहलाते हुए कहा, हाँ, तो सही कह रहा था मेरा बेटा। है तो माँ की सेहत की चिंता तो होगी ही। अब भी मेरी अमन मेरा कितना ध्यान रखता है और वो काम में लग गई। प्रभाकर जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। जिंदगी भर खेतों में काम किया, खेतों की फसल को ही बेचकर घर चलाया था। खेतों में उनकी जान बसती थी और अमन जिद कर रहा था कि जो भी खेत है उन्हें बेचकर पैसा उन्हें दे दे ताकि वो शहर में फ्लैट ले सके। पर अमन ने कभी नहीं सोचा कि अगर खेत बेचकर सारे पैसे उसे दे दिए तो वो दोनों बुढ़ापे में क्या खाएंगे। अब वो खुद खेत में काम नहीं कर सकते हैं, पर करवा तो सकते हैं। और अभी से बेटे बहू पर निर्भर होना उन्हें मंजूर भी नहीं था। अब वो अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहते थे। खेत बेच देंगे तो घर कैसे चलेगा? भले ही अमन कमाता हो, पर उसने आज तक अपने माँ बाबू जी पर एक भी पैसा खर्च ना किया था। शहर में रहने वाले मोटे खर्चा की दुहाई देकर दिल के कितने छोटे हो जाते हैं। अपने ही माता पिता पर खर्च करने से कतराते हैं, जिनकी वजह से आज वो अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। जब शांति जी सो रही थी तो प्रभाकर जी ने खेत के और घर के कागज़ निकाले और जल्दी सुबह ही अपने एक मित्र जो वकील थे उनके पास चले गए और सारी बात उन्हें बताई। वकील ने उन्हें सब कुछ समझाया, कुछ लिखा पढ़ी हुई और वो घर आ गए। सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? संजय के घर चाय पीने गया था। तुझे तो पता है उसे मिले बिना मैं कहीं बाहर नहीं जाता हूँ। अब 1 महीने के लिए जा रहे हैं तो घर खेत भी तो किसी को संभाल कर जाने पड़ेंगे। ऐसे कैसे सामान उठाया और चल दिए? अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने रास्ते भर का खाना बांध लिया है। आपकी वजह से देर हो गई तो फिर माफ़ ना करूँगी। शांति जी बनावटी गुस्से में बोली, अरे वो तो ठीक है, पर बहू के सामने मुझे हुक्म मत देना, ना ही डांटना, वरना वो भी मेरी इज्जत नहीं करेगी। ऐसे कैसे नहीं करेगी? जो मेरे पति की इज्जत नहीं करेगी उससे मेरा भी कोई वास्ता नहीं होगा, चाहे वो मेरी बहू हो या बेटा। मेरे लिए तो आप ही पहले रहोगे। शांति जी ने कहा, देखो अपनी बात पर कायम रहना, समय आने पर पलट मत जाना। प्रभाकर जी ने गंभीर होते हुए कहा। उनके चेहरे के भाव पढ़कर शांति जी बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपके और अमन के बीच में कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, मैं तो मजाक कर रहा था। अब ऐसी स्थिति का कुछ पता नहीं, इस ज़माने में कब किसके साथ क्या हो जाए। आपकी यही पहेलियाँ डरा देती है। कभी तो कहते हो मजाक कर रहा था, कभी गंभीर हो जाते हो। और शांति जी सामान बाहर रखने लगी। प्रभाकर जी हाथ से सामान लेते हुए बोले, बेटे से मिलने की बड़ी खुशी हो रही है। इतना वज़न उठाओगी तो इस बुढ़ापे में हड्डियाँ बोलने लगेगी। बूढ़े होंगे आप, मैं तो अभी भी जवान हूँ। मेरे बालों और रूप में कोई कमी नहीं आई है। और दोनों हंसने लगे। सभी पड़ोसियों को बताकर सबसे मिलकर दोनों गांव के स्टेशन से शहर की ट्रेन में चढ़ गए। लंबा सफ़र था। 20 घंटे की थकाने वाली यात्रा करके दोनों शहर के स्टेशन पर पहुंच गए। शांति जी की नज़रें बेटे को ढूंढ रही थी। अमन लेने नहीं आया। मुझे तो लगा दोनों बेटे बहू
स्टेशन पर मिलेंगे। आज तो रविवार है, उनका ऑफिस भी नहीं है। सामान एक तरफ रखकर प्रभाकर जी ने शांति जी को बैठाया, फिर अपने बेटे को फ़ोन लगाया। हेलो अमन बेटा, क्या बाबूजी संडे है, चैन से भी सो नहीं सकता क्या? आपकी बहू भी देर रात तक काम करती है, आपने तो उसकी नींद भी खराब कर दी। आपको तो नींद इस उम्र में आती नहीं है, पर हमें तो आती है। कोई भी काम था तो देर से फ़ोन कर देते। और बाबूजी आपने खेत बेचे या नहीं? मुझे घर लेना है। और इधर दलाल ने एक लगा रखी है। आपको तो हमारी ज़रा भी चिंता नहीं है। कब से कह रहे हैं खेत बेच दो तो मैं घर ले लूँगा। अब अपनी पत्नी को कब तक किराए के घर में रखूँगा? इतनी जायदाद रखी है, क्या छाती पर लेकर जाओगे? वैसे भी इकलौता संतान हूँ, अभी दे दो, बाद में भी तो सब कुछ मेरा ही होगा। ठीक है, खेत बेचकर सारा पैसा तुझे दे दूँगा, पर फिर तेरी माँ और मैं क्या खाएंगे? हम दोनों का खर्चा तो खेत से ही चलता है। तू हमें साथ में रख लेगा तो मैं खेत बेच दूँगा। बाबूजी, मैं आपको अपने साथ कैसे रख सकता हूँ? मैं और काव्या तो ऑफिस जाते हैं, फिर आपका मन तो गांव में लगता है, आप यहाँ नहीं रह पाओगे। फिर हमारी अपनी ज़िंदगी भी तो है। और पर माँ यहाँ रहोगे तो काव्या को परेशानी होगी। ठीक है, तो फिर हम गांव में रह लेंगे। तू हमें खर्चे के 20,000 रुपये महीने भेज दिया करना। प्रभाकर जी ने कहा। क्या बाबूजी, मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं आपसे खेत बेचने को कहता ही क्यों? अब 20,000 रुपये महीने आपको भेज दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? आप सब बेचकर शहर आ जाइए, यहाँ काफ़ी वृद्धा आश्रम है, मैं आप दोनों को वहाँ रखवा दूंगा। समय पर खाना मिलेगा, ढेर सारे अपनी ही उम्र के लोग होंगे। ये सुनकर प्रभाकर जी का खून खौल जाता है। वाह बेटा, हमने तुझे ही यही संस्कार दिए हैं। आज तूने बड़े अच्छे से अपना फ़र्ज निभाया है। पत्नी की फिक्र है कि उसे किराए के घर में कैसे रखूँगा, पर माता पिता को अनजान वृद्धाश्रम में छोड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आएगी? संस्कार तो हमने अच्छे ही दिए थे, पर तुझे शहर की हवा लग गई है। बस मैं और मेरी पत्नी, यही तेरा परिवार है। कल को तेरे बच्चे भी होंगे, वो भी तेरे साथ यही करेंगे, तो तुझे कैसा लगेगा? माता पिता को बेघर करके तू अपना घर बसाएगा। और कान खोलकर सुन ले, मैं खेत किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। ये खेत मेरी आजीविका रही है और हम दोनों का बुढ़ापा में यही सहारा है। तुझे तो भी ये भी याद नहीं है कि तूने हमें रहने को बुलाया था। हम तो तुझे मिलने के बेहद उत्साहित थे। हम तो यहाँ तेरे शहर में स्टेशन पर खड़े हैं। तेरी माँ तेरे आने का इंतज़ार कर रही है। प्रभाकर जी भराए गले से बोले। मैंने तो आपको रहने को नहीं बुलाया, वैसे भी कभी ऐसे ही बोल दिया होगा। एक संडे ही तो मिलता है आराम करने के लिए बाबूजी। कोई भी आपको बोल दे कि हमारे घर रहने को आ जाइए तो आप क्या उठकर चल देंगे? जाने अनजाने मेरे मुंह से निकल गया होगा। ये सुनकर प्रभाकर जी के पैरों तले ज़मीन सरक गई। थोड़ी देर के लिए वो शन्न रह गए। शांति जी ने फ़ोन हाथ में लिया तो अमन बोल रहा था। बाबूजी, बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। आप ऐसे कैसे मेरे यहाँ आ सकते हो? मेरे और काव्या के अपने कुछ प्लान हैं, फिर आपने बताया भी नहीं और आ गए। कम से कम एक बार फ़ोन करके बताना तो चाहिए। ये शहर है, आप किसानों का गांव नहीं। अमन, तू चुप कर। तू मेरे पति का इस तरह से अपमान नहीं कर सकता है। हम किसान हैं और खेती करके ही तुझे पाले हैं और पढ़ाया लिखाया है। अपने बेटे के घर आने के लिए भी बताना पड़ता है। ये तेरी शहर की संस्कृति होगी। हमारे गांव में तो आज भी अनजान मेहमान भगवान के समान ही होते हैं। फिर हम तो तेरे माता पिता हैं। तभी फ़ोन प्रभाकर जी ने वापस ले लिया। अब तो सुन, तुझे खेत और घर में से एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी।
तू अपनी पत्नी को कैसे रखेगा ये तेरा मसला है। मैं आने से पहले ही सारे कागज़ तैयार करके लाया था। ये घर और खेत हम दोनों के नाम रहेंगे और जब हम दोनों इस दुनिया में नहीं होंगे तो ये घर और खेत बेचकर जो धनराशि मिलेगी वो गांव के अनाथालय में चली जाएंगी। ईश्वर ने इतनी प्रार्थनाओं के बाद तुझे दिया था। काश वो ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता तो हमें तेरे जैसे नालायक बेटा तो नहीं होता। हम वापस गांव जा रहे हैं। ये तो तेरी माँ की जिद थी, इसलिए तुझसे मिलने को चला आया, पर बहुत बड़ी गलती की। काश शांति ये सब नहीं देखती, एक भरम में जी लेती। हम तो बेटे का घर अपना समझकर रहने आए थे। प्रभाकर जी और शांति जी ने सामान उठाया और स्टेशन से ही वापस गांव की ओर चल दिए। हम तो तुझसे मिलने आए थे, तेरे साथ शहर रहने आए थे, पर तुझे तो सिर्फ खेत के पैसे लेने हैं। अपने माँ बाबूजी का प्यार और आशीर्वाद नहीं चाहिए। आज से तू हमारे लिए मर गया है, हम तेरे लिए मर चुके हैं। कभी गांव आकर शक्ल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पाठ को माता पिता बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, पर वही बच्चे बड़े होकर उनकी भावनाओं और प्यार को समझ नहीं पाते हैं, शहर चले जाते हैं। गांव की संस्कृति माता पिता के त्याग और प्यार को भुला देते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।